कल हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया था हाइड्रोजन एटम के लिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक सीरीज था जो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट के लिए वो जो ट्रांजिशन होता है उसको एक्सप्रेस किया गया और इसीलिए उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है एटम और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करते हैं तो उसको एटम का एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में अलग अलग एटम के थ्रू अलग अलग फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसीलिए अलग अलग वेवलेंथ के लाइट डिसअपियर होते हैं जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं। तो ब्राइट बैकग्राउंड पर डार्क लाइट मिलती हैं जिनको कहा गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर ले या किसी ऑर्डिनरी एटम की बात करें, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है तो उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है उसमें रहने का। इलेक्ट्रॉन फिर अपने इनिशियल स्टेट में वापस लौटते हैं, तो जब वापस लौटेंगे तो फिर कुछ फोटॉन्स का एमिशन करते हैं। अब जिनका एब्जॉर्प्शन किया था उन्हीं का एमिशन करें ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन वो ग्राउंड स्टेट से कर करके हायर स्टेट में गए, लेकिन हायर स्टेट से सीधे ग्राउंड स्टेट में आएंगे ऐसा कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं होता है। वो अलग अलग एनर्जी स्टेट से होते हुए फिर ग्राउंड स्टेट में भी पहुंचते हैं। तो इसलिए जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा उसमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कम लाइनें होंगी और एमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो अब हम उसकी बात करें तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है जो एनर्जी स्टेट था उनका ट्रांजिशन, जो बोस थर्ड पास्टुलेट था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तब वो एनर्जी का रेडिएशन करेगा। तो वही उसका ओरिजिन है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करे तो जिन वेवलेंथ का वो एमिशन करेगा वही स्पेक्ट्रल लाइन में शो होते हैं। तो उसका ओरिजिन क्या है? हमारे पास था एनर्जी स्टेट ई एन लिखा था। ई एन इक्वल टू क्या था? -RHC/n²। अब सिंपलेस्ट फार्मूला यही आया। आर आप जानते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, फार्मूला भी बता चुके हैं। H फ्लाइंग कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट और n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट E1 से लोअर एनर्जी स्टेट E2 में जंप करे तो ये होता है कंडीशन। इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट E1 मान लो लिया टू ए लोअर एनर्जी स्टेट E2, then energy of photon emitted कितना होगा? E1 माइनस E2 इक्वल टू h न्यू, इस फोटॉन के फॉर्म में होगा। और E1 को हम क्या लिख सकते हैं? E1 था यही, या मान लो हम पहले E2 ले हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट को E2 लिखें और लोअर एनर्जी स्टेट को E1 लिख दें। वो आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, I और F लिख सकते हैं, 1 और 2 के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1।
तब ये E2 माइनस E1 हो जाएगा ऐसे, और E2 तब यहां से निकाल सकते हो। E2 कितना था, माइनस RH अपॉन N2 स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस RH अपॉन N1 स्क्वायर इक्वल टू H न्यू। तो अब ये हो गया, देखिए R कॉमन, HC कॉमन, तो यहाँ RHC कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, ये 1/N1 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस की वजह से ये माइनस रहेगा 1/N2 स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं HC बाई लेमडा, न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा है। तो क्या कैंसिल हुआ, H और C कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो 1/लेमडा मिलेगा, 1/लेमडा इक्वल टू आ गया R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब जब हम अलग अलग, ये 2 है, अब हम N1 और N2 की वैल्यूज अलग अलग अगर लें तो अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशन मिलता है ना। जो पहले सबसे पहले सीरीज आईपीआर हुई वो थी बामर, लेकिन वो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज नहीं है, क्योंकि बामर ने जब कैलकुलेशन किया उसका, तो बहुत मेहनत के बाद उन्होंने एक रिलेशन निकाला था 1/लेमडा इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और N2 की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही थी, 3, 4, 5, तब वो स्पेक्ट्रल लाइन मिलते थे जो जिनका एमिशन होता था। 1 में नहीं मिला, किसमें मिला था 2 में। तो ये पहले आईपीआर क्यों हुआ, पहले ही क्यों दिखाई दिया, क्योंकि वो विजिबल रेंज में होता है, उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ है वो किसमें होता है, विजिबल रेंज में होता है। उसे 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 माना जाता है, तो 3646 एंगस्ट्रॉम इसका है लोअर, और 6365 एंगस्ट्रॉम है हायर, तो उसी के बीच में है अप्रॉक्सीमेट, तो इसलिए सबसे पहले वो आईपीआर हुआ। लेकिन जब बाकी साइंटिस्टों ने फार्मूले को ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने बामर ने कैलकुलेट करके निकाला कि इससे हम डिटरमिन कर सकते हैं इन वेवलेंथ का, तो लोगों ने थिंक किया कि इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, N1 इक्वल टू 1 में है, और ये मिल रहा ट्रांजिशन 2 में, तो 1 में भी होना चाहिए। फिर इसी तरह अगर 2 में मिल रहा है तो 3 में भी होना चाहिए, 4 में भी होना चाहिए। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने पहले उन वेवलेंथ का जो फार्मूला बामर ने दिया था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया, और फिर उन्हीं वेवलेंथ को ढूंढने का प्रयास किया, और एक्चुअल में ऐसे अलग अलग साइंटिस्टों ने फिर अलग अलग सीरीज को डिस्कवर किया। तो जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज मानी गई वो है लाइमन, क्योंकि N1 इक्वल टू 1 के लिए होता है। फिर दूसरा है N1 इक्वल टू 2 के लिए बामर, फिर तीसरा क्वेश्चन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा फुंड, अभी छठवां भी सीरीज है हम्परी। तो अब तक इतने सीरीज जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिस्कवर हो चुके हैं, है ना, और उनका अभी हम स्पेक्ट्रम बना रहे हैं कि कौन कौन से आएंगे, और फिर उनके क्या वेवलेंथ होंगे और किस रीजन में वो मिलते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं, लिखिए। From the excited state of atom, from the excited state of atom, certain photons are emitted
when electron jumps from higher energy state to lower energy state, either directly or stepwise, either directly or stepwise। जैसे मान लीजिए 1 से 5 में गया तो 5 से 1 में भी आ सकता है, 5 से 4 में, फिर 4 से 3 में, 3 से 2 में और फिर 2 से 1 में। तो स्टेप वाइज भी उसका ट्रांजिशन हो सकता है और डायरेक्ट ट्रांजिशन भी हो सकता है ना। लिखिए अब ये En जो एनर्जी हमने कैलकुलेट किया -RSC/L²। अगर इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट E2 to a lower energy state E1, then energy of photon emitted E2 minus E1 equal to इसलिए या -RSC/N2² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस RSC/N1² इक्वल टू HNu या HC/λ। तो HC कैंसिल हो गया तो आ गया 1/λ। 1/λ को वेव नंबर कहते हैं। वेवलेंथ का इनवर्स है। तो ये है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसे मिला। तो 1/λ इक्वल टू क्या आया, आर रीडबर्ग कांस्टेंट 1/N1² माइनस 1/N2²। नेक्स्ट लिखिए in the emission spectrum of hydrogen atom, in the emission spectrum of hydrogen atom, in the emission spectrum of hydrogen atom, several spectral series are obtained, several spectral series are obtained। अब उसमें फर्स्ट है लाइमन सीरीज। पहला सीरीज क्या है, लाइमन। तो लाइमन कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट N1 इक्वल टू 1 में होगा या ग्राउंड स्टेट में होगा, है ना। तो जो एमिशन होगा वेवलेंथ का उन्हीं को लाइमन सीरीज कहा गया। लिखिए व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस, when transition take place from any higher energy state, when transition take place from any higher energy state
to the lower energy state, n1 is equal to 1, n1 is equal to 1, ब्रैकेट में लिख लो ग्राउंड स्टेट, then the spectral series obtained n1 is equal to 1, ब्रैकेट में लिख लो ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट तो पहला आरबीटी है, n1 is equal to 1 या ग्राउंड स्टेट, the spectral series obtained is called Lyman series. Spectral series obtained is called Lyman series. And for this series ये होता देखिए 1 by lambda इक्वल टू r। अब यहां देखिए ये है 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, और n2 कहां से कहां तक होगा, तो 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां से आएगा 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ये है या तो 2 से आएगा या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से, या कोई भी हायर एनर्जी स्टेट हो कि नहीं। तो हम चाहें तो इसमें ये फार्मूला लिखेंगे, ये लाइमन के लिए है, और ऐसा इसलिए निकाला उन्होंने क्योंकि बामर के लिए यहाँ 2 होता था, तो पहले कैलकुलेशन किया गया, बाद में उसका इन्वेंशन हुआ। तो अगर हम चाहें तो इसके कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर n2 को इंफिनिटी ले, n2 क्या ले इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से लोअर में तो मैक्सिमम एनर्जी हुआ, तो मिनिमम वेवलेंथ होगा, अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो ये हो सकता है फॉर n2 इक्वल टू इंफिनिटी, लेमडा मिनिमम क्या मिलेगा 1 बाई लेमडा मिनिमम इक्वल टू, पहले है ये r, देखिए 1 है, 1 बाई 1 स्क्वायर क्या है 1, और 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी टेंस टू 0, तो ये आ गया केवल r, तो ये 1 बाई लेमडा मिनिमम r है, तो लेमडा मिनिमम क्या होगा, लेमडा मिनिमम इक्वल टू 1 बाई r, और r की वैल्यू क्या थी 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इसको हम ऊपर ले जाएं तो -7 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.097। अब इसको अगर हमें एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो -10 चाहिए, तो -10 माने हम इसको 1000 लिख दें, यानी 10 टू द पावर 3, तो यहां पर 10 टू द पावर -3 करें तो -3 और -7 -10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अपान 1.097 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 912 और 10 टू द पावर -10 माने एंगस्ट्रॉम हो गया, तो ये इतना एंगस्ट्रॉम आया 912 एंगस्ट्रॉम, ये मिनिमम वैल्यू है। इसी तरह हम मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा जब मिनिमम एनर्जी होगी, और मिनिमम एनर्जी कहां से होगा 2 से 1 के लिए, 2 से 1 के लिए, तो जब n2 की वैल्यू 2 रखेंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन होगा। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे हो गया।
ये 1 से बड़ा है ना, और 1000 को डिवाइड करेंगे 1 से बड़े क्वांटिटी से, तो 1000 से छोटा आया कि नहीं आएगा? तो ये है 912 एंगस्ट्रॉम और ये 10⁻⁻10 था। अब अगर हम मिनिमम N2 = 2 ले, फॉर N2 = 2, तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम वेवलेंथ का एमिशन होगा, एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, तो ये होगा 1/λmax = R, और ये 1/1 का स्क्वायर है तो 1 हो गया, -1/2 का स्क्वायर तो 4 है, तो R 1 - 1/4, तो ये हो गया R × 4 - 1 यानी 3/4। ये 1/λmax है, तो λmax क्या होगा? इसका इन्वर्स हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया अपॉन 3 × R, R की वैल्यू रख लो, 3 × 1.097 × 10⁻⁻7। अब +7 को ऊपर ले जाए तो -7, और 4 है तो 4000 लिख ले, ये हमने लिख लिया, तो ये 10⁻⁻7 के बजाय -10 हो जाएगा, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो कि नहीं, कितना हो जाएगा? यही आएगा। कि नहीं? अब 4000 को 3.291 से डिवाइड करेंगे तो 1 से तो ज्यादा ही आया कि नहीं आएगा? आप इसको डिवाइड कर, इतना मीटर होगा तो ये होता है 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम वेवलेंथ का एमीटर हुआ। बाकी जो भी ट्रांजिशन होंगे इन्हीं के बीच में आएगा। मिनिमम वेवलेंथ 912, मैक्सिमम वेवलेंथ का एमिशन 1216 एंगस्ट्रॉम। अब अगर 3, 4, 5, 6 ये सब लेंगे तो सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, ये फर्स्ट ट्रांजिशन है, यानी ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है किसका? लाइमन का। लाइमन सीरीज का फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन जो होगा वो N2 = 2 से मिलेगा, सेकंड N2 = 3 से मिलेगा, थर्ड N2 = 4 से। तो अगर पूछा जाए लाइमन का फिफ्थ, तो N2 की वैल्यू क्या लिखोगे? N2 की वैल्यू क्या लिखोगे? फिफ्थ पूछेगा तो 6 आएगा ना, पहला 2 से मिलेगा, दूसरा 3 से, तीसरा 4 से, चौथा 5 से, पांचवा 6 से, तो 6 रख लेंगे और पांचवी लाइन हमको मिल जाएगा तुरंत। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि नहीं, डायरेक्ट पहला और आखिरी थोड़ा पूछा जाएगा, थर्ड पूछ सकते हैं, सेकंड पूछा जा सकता है। तो ये आया। अब ये देखो वेवलेंथ रेंज कहां से कहां तक आया, इसका मतलब जो लाइमन सीरीज है वो 912 एंगस्ट्रॉम से ले करके 1216 एंगस्ट्रॉम तक है। तो इसमें और बहुत सारी लाइनें होंगी, तो इसी को, इस सीरीज को लाइमन सीरीज कहा गया। तो कहां ये मिलेगा? इनके वेवलेंथ रेंज किसमें है? सोलर स्पेक्ट्रम के। सोलर स्पेक्ट्रम के किस रेंज में है ये? यही है अल्ट्रा वायलेट, यूवी में। अल्ट्रा वायलेट कितने से कितने तक है? 100 एंगस्ट्रॉम से 4000, तो उसी के बीच में है ना भाई। अगर हम देखेंगे सबसे हायर फ्रीक्वेंसी या सबसे लोअर वेवलेंथ, तो सबसे लोअर वेवलेंथ किसका है? कॉस्मिक का। स्पेक्ट्रम अभी हमने बताया नहीं, हालांकि वो छूटा हुआ है। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? कॉस्मिक का।
तो सभी बुक में कॉस्मिक नहीं है, गामा से दिया है, कहीं 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 दोनों को अलग भी किया गया है। उसके बाद उससे हायर वेवलेंथ है गामा का, और उससे हायर वेवलेंथ है एक्सरे, फिर उससे हायर वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट, फिर उससे हायर विजिबल, फिर उससे हायर माइक्रो इंफ्रारेड IR, फिर उससे हायर माइक्रो, और फिर उससे हायर रेडियो। तो ये 8 हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रल, जो स्पेक्ट्रम रेंज है डिफरेंट वेव, उनका जो है एमिशन जो होता है सोलर स्पेक्ट्रम में। तो कॉस्मिक है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, 4 है। यहां तक पृथ्वी पर, अर्थ पर नहीं पहुंचता है, पहुंचता है विजिबल से। अल्ट्रावायलेट भी नहीं पहुंचता ओजोन लेयर की वजह से। विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, इतना अर्थ पर पहुंचता है, तब इन्वायरमेंट इतना गर्म हो जाता है। अगर ये सब रेज पहुंचते तो कोई प्लांट और एनिमल जीवित नहीं रह सकता। ये एडवांटेज है जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के सराउंडिंग में, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से ही ये अर्थ पर नहीं पहुंचते। लिखिए दीज वेवलेंथ, ये लिख लिया है, हाँ लिखो, दीज वेवलेंथ are obtained in UV region of solar spectrum, UV region of ultraviolet region of solar spectrum। तो केवल यही एक अल्ट्रावायलेट में है और केवल एक विजुअल में है बामर, बाकी सभी इंफ्रारेड में है कि नहीं। एक अल्ट्रावायलेट में है और एक विजुअल में है, बाकी सभी इंफ्रारेड, ये भी याद रखेंगे। अब दूसरा जो सीरीज था वो है बामर। सेकंड बामर सीरीज, अब ये कहां से ट्रांजिशन होगा, हायर से सेकंड में, हायर से सेकंड में। लिखिए व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस, व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम एनी हायर एनर्जी स्टेट to the lower energy state, N2 equal to 2, sorry, N1 equal to 2, lower energy state N1 equal to 2, then spectral series obtained is called बामर सीरीज। हेंस फॉर बामर सीरीज ये होता है, देखिए 1/λ इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और N2 कहां से शुरू होगा, 3 से, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये है बामर सीरीज। यही कैलकुलेशन बामर ने किया था और इसी बेसिस पर सभी का कैलकुलेशन फिर आया। हालांकि वो बाद में बोर्स एटॉमिक मॉडल से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पूरा थ्योरी आया वो उसको वेरीफाई भी करता है। तो इसमें लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेवलेंथ तो N2 इक्वल टू 3 के लिए और मिनिमम वेवलेंथ N2 इक्वल टू इंफिनिटी के लिए, कि नहीं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3646 एंगस्ट्रॉम होता है, 3646,
ठीक है। मिनिमम किसके लिए होगा? फॉर N2 इक्वल टू इंफिनिटी। तो मैक्सिमम एनर्जी हुआ तो वेवलेंथ मिनिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम। तो ये 1/λ मिनिमम, ये है R 1/2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर माने 4 माइनस 1/इंफिनिटी। तो ये अब आपका मिलेगा लैम्डा मिनिमम, निकाल ले रहे हैं डायरेक्ट। तो R/4 है तो 4/R हुआ ना, 4/R हो गया। और 4 क्या है, इसको हम 4000 लिख दे। ठीक है, इसको क्या लिख दे, पहले तो 4 लिखो और ये 1.097 इंटू 10⁻7 ये मीटर में रहता है। हम 7 के ऊपर ले जाएंगे तो -7, तो इसको 4000 इंटू 10⁻10 और इसको 1.097 लिखे, तो यही है। क्या कह रहे हैं? कहाँ पॉइंट कहाँ से हट जाएगा? किससे हटा दो तभी तो आया। 1000 तभी तो लिखेंगे ऊपर। आप ये 3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो आप लिखोगे 1097 ना, तो 1097 और 10⁻⁻7 और फिर उसको एंगस्ट्रॉम में अगर हम लिख रहे हैं तभी आएगा, नहीं तो 3 पॉइंट में आएगा ना। 46 एग्जैक्ट 46 ही है। नहीं, बुक में देख लो 3646 एंगस्ट्रॉम। कहीं नहीं, बुक है तुम्हारे पास, देख लो। बुक नहीं है वो पीछे रखी है, देख लो। नौ 912 1216 911.6 तब दिया होगा, 912 ही आएगा। अरे नैनो में भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं नैनोमीटर में भी लिखा रहेगा। चलिए लिखिए। 3648 नहीं होता, 3646। अरे दरअसल ये जो लिखा गया है 1.097 आगे भी डिजिट है, इसलिए जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है वो वही आता है। वही तो था। 912 नहीं तो 0.6 था ना, 911 0.6 में है, तो इसीलिए वो डिफरेंस आता है। वो तो अप्रॉक्सीमेट करके लिख दिया गया है ना, इसलिए वो आया। अरे उतना माइनर डिफरेंस नहीं रहेगा तुम्हारे जो उसमें पूछा जाएगा कंपटीशन में, एक रफ आइडिया रहता है, तो इतना क्लोज ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे। 11.6 12 या 13 ऐसे नहीं दिया रहेगा, जब भी दिया रहेगा तो डिफरेंस ज्यादा रहेगा। अब अगर N2 = 3 ले तो लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस है, तो 1/λ मैक्स होगा। तो ये आएगा R 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9। अब ये लैम्डा ये हो गया R 4 × 9, तो यहां हो गया 9 - 4, तो ये जाएगा 5/36। तो लैम्डा मैक्स कितना आया, लैम्डा मैक्स
तो ये 36 डिवाइडेड बाई 5R, तो ये वैल्यू रख लो 36। अब 1000 से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, 1.097 इंटू 10⁻7। तो इसको -7 के बजाय इसको हम 36,000 लिखे और ये 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, 5 इंटू 1.097, तो ये 10⁻−10 मीटर और ये है 6563 एंगस्ट्रॉम। ये होता है। उसमें जो स्पेक्ट्रम बुक में बनाया गया होगा वो 3646 और 6563 का स्पेक्ट्रम बना ही होगा पहले, जो बामर ने बनाया था। हाँ वही आएगा, वहां कहाँ वही आएगा, यहाँ तो यहाँ है 36/5 आ रहा है ना। पहले वाले में ने हाँ 1/r, तो वही दशमलव का फर्क नहीं है, डेसिमल का ही तो डिफरेंस आएगा, डेसिमल का ही तो डिफरेंस आ जाएगा। और जिसका पूछा जाएगा उसका डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, ऐसे याद करके रखेंगे नहीं, कुछ ही का याद हो पाएगा ना। हाँ तो आप कैलकुलेट करिए तुरंत, कहाँ ज्यादा टिपिकल ही नहीं है, आर है और N1 और N2 की वैल्यू आर मालूम है, तो तुरंत कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया और जो आ जाएगा वही लिखेंगे। 912 से सीधे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब आज ज्यादा डिफरेंस आने लगेगा, बड़ा डिजिट होगा तो ज्यादा डिफरेंस आएगा, 4-5 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस आ जाएगा। तो वैसे इसकी रेंज कितनी हो गई, इसका रेंज हो गया जो 46 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 63 एंगस्ट्रॉम, ये स्पेक्ट्रल रेंज है बामर का। तो कहाँ है ये, विजुअल रीजन है, सोलर स्पेक्ट्रम का क्या है ये विजुअल रीजन है, 4000 से 7800 के बीच में ही है, 1-2 लाइन इधर मिलेगी 4000 के पहले, तो ज्यादातर स्पेक्ट्रल लाइन जो होंगी वो विजुअल रीजन में होती है, इसीलिए सबसे पहले यही ऑब्जर्व हुआ था, है ना। तो बाकी में ऐसे निकालना नहीं, वो अपना जब आएगा तब निकालते रहेंगे। अब एक पहला और लास्ट वाला है, बीच में और ट्रांजिशंस है, तो अगर बामर का सेकंड पूछा, ये तो फर्स्ट के लिए होगा, फिर सेकंड के लिए N2 = 4 रखेंगे, 3 to 2 है तो 3 से 2 फर्स्ट हो गया और 4 to 2 सेकंड हुआ, 5 to 2 थर्ड होगा। तो ये याद रखेंगे कि कैसे निकालना है न्यूमेरिकल में, तो यही सब याद नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल पाए। ये है। तब थर्ड क्या है, पार्शन, थर्ड लिखिए पार्शन सीरीज, है हाँ आगे चल करके और अंतर आने लगेगा, और अगले सीरीज में जब देखोगे जितने बड़ा न्यूमरल आएगा उतने डिफरेंस आता जाएगा। पार्शन सीरीज लिखो, व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस from any higher energy state to the lower energy state
to the lower energy state, N1 equal to 3, then the series obtained is called Paschen series. Then अब ये होता 1 by lambda equal to R 1 by 3 square minus 1 by N2 square, तो N2 होगा 4 से स्टार्ट, 4 से 3 में, 5 से 3 में, 6 से 3 में, ये ट्रांजिशन होंगे। अभी 18,000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा के एमिशन से शुरू होता है और 40,000 एंगस्ट्रॉम तक होता अप्रॉक्सीमेट। तो जितना आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंस भी बढ़ेगा अगर वही लेते हैं तब, और डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तब एरर नहीं आएगा। लेकिन अब वो 18,000 से लेकर 40,000 तक, तो वो किसमें होता है? इंफ्रारेड रीजन है ना। लिखिए दिस स्पेक्ट्रल सीरीज, फार्मूला कोड लिख लो। दिस स्पेक्ट्रल सीरीज lies in IR, कैपिटल लिखना, कैपिटल I कैपिटल R, इंफ्रारेड रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम, IR रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। फोर्थ ब्रैकेट सीरीज, तो इसको आप ऐसे अब लिख सकते हो। कितना आया देखो, ये 1 बाई लेमडा इक्वल टू होगा R 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, तो N2 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लिखिए व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस from any higher energy state, when transition take place from any higher energy state to the lower energy state, N1 equal to 4, then the spectral series obtained is called bracket series। then ये लिख लेंगे फार्मूला, वन बाई लेमडा इक्वल टू R 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, N2 स्टार्टिंग फ्रॉम 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये सब फार इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। आगे लिखिए दिस सीरीज लाइज इन फार इंफ्रारेड रीजन, FAR होता है फार, दूर अवरक्त क्षेत्र हिंदी में उसको कहते हैं। फार इंफ्रारेड रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम। पांचवा है फुंड सीरीज। अब क्या आया, ये 1 बाई लेमडा इक्वल टू R 1 बाई 5 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, तो N2 6 से शुरू होगा, 6 7 8 एंड सो ऑन। तो लिख लीजिए व्हेन ट्रांजिशन टेक प्लेस
when transition take place from any higher energy state to the lower energy state N1 equal to 5, then the spectral series obtained is called फुंड सीरीज। अब ये फार्मूला लिख लीजिए। अब एक सीरीज इसके बाद भी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ उसका हम्फरी। अब ये है N1 इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, तो लाइमन सीरीज इसी में होगा। यहां से ये हो गया, फिर ये ट्रांजिशन हुआ, फिर ये ट्रांजिशन होगा, फिर ये N2 N, अब यह N इक्वल टू 2 है, तो इसमें जो होता है वो बामर है। अब ये विजिबल रीजन है। फिर ये थर्ड में है N इक्वल टू 3, तो ये मिलता है। फिर N इक्वल टू 4, फुंड ब्रैकेट फुंड लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट फार IR रीजन। फिर N इक्वल टू 5 में फुंड सीरीज, और फिर N इक्वल टू 6 में हम्फरी मिला है। इसको चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क छोड़ो, बना लीजिए पूरा सब।
नेक्स्ट सीरीज हम्फ्री है। क्या दिक्कत है? कुछ नहीं समझ पा रही हो? हैं? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, 6 सीरीज अब तक आज ढूंढी जा चुकी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन में। अब आप सोचिए कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसका कितना कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रल जो फिगर है वो होगा, और वो आप ऐसे रिसर्च नहीं बना पाओगे बिना कंप्यूटर सिस्टम पर ऑपरेट करने के वजह। बनता सबका है लेकिन अभी तक वो आपके उसमें, हाँ कौन सा क्या करें? 57। द फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम and the origin of 6 spectral line in emission. Line number 5 series from the transition from level B to A. B to A. तो अब ये और इतना छोटे छोटे में लिखा है ये। The figure indicates energy level diagram of an atom and the origin of 6 spectral lines. तो 6 लाइनें हैं, 1 2 3 है, 1 2 और 1 3। तो पहला तो अगर हाइड्रोजन एटम का है तो पहला ये लाइमन का है और दूसरा बामर का है, तीसरा पास्टन का होगा। अब इन्होंने क्या पूछा है देखो, 6 स्पेक्ट्रल लाइन इन एमिशन। एग्जाम्पल दिया है जी, लाइन नंबर 5 सीरीज फ्रॉम द ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल बी टू ए। बी टू ए में 5 है तो बामर का सेकंड है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन विल अकर्स इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में कौन अकर करेगा इसमें ये पूछा है, एमिशन का नहीं, ये एमिशन का है। तो एब्जॉर्प्शन में कौन सा होगा? एक से 2 में जाएगा, 2 से 3, 1 से 3 और 1 से, यानी एक्स से ए, एक्स से बी और एक्स से सी। तो यही है 1 2 3 केवल अकर करेगा। हाइड्रोजन की जब बात होगी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हालांकि इन्होंने दिया नहीं है लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए कहा ना, तो इलेक्ट्रॉन केवल यही होता है। तो यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है। तो यही 3 लाइनें मिलेंगी, 1 2 और 3। तो ये मिलेगा केवल सी वाला एब्जॉर्प्शन के लिए। अब अगर कोई और एटम होगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो भी ग्राउंड पे फिर दूसरा स्टेट होगा ना उसका, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 तो होगा नहीं। आंसर देख लो दिया है?
बन गया, आया अब पूरा सिलेबस समझ में आया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसका ड्रॉबैक, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर उसमें रेडियाई कैलकुलेट करना, एनर्जी लेवल, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम, डिफरेंट ऑर्बिट, है ना। और एनर्जी स्पेक्ट्रम के बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और फिर एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इतना इस टॉपिक में है। अब इसके बाद जो पार्ट है वो न्यूक्लियाई का है। तो इसमें कहीं डाउट हो तो बताइए, फिर से बता देंगे। 5 और 6 ये दिया एक एजर्शन है, इट इज इसेंशियल दैट ऑल द लाइन अवेलेबल इन द एमिशन स्पेक्ट्रम विल नॉट बी अवेलेबल इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही दिया है। जैसे हाइड्रोजन में एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत सारी है और एब्जॉर्प्शन केवल एक था। वो एब्जॉर्प्शन केवल ग्राउंड टू हायर होता है और एमिशन किसी से किसी में हो सकता है, केवल ग्राउंड में नहीं, किसी से किसी हायर से किसी लोअर में हो सकता है। और फाइनली वो ग्राउंड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन, यानी जो एटम का स्टेट होगा वो ग्राउंड स्टेट ही होगा। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में था उसी ऑर्बिट में रिटर्न होगा एट लास्ट, है ना। लेकिन वो डिफरेंट स्टेट से होता हुआ वापस आता है। तो रीजन दिया है द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ओनली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ओनली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम in the line in the light of the above statement. Choose the correct answer from the option given below. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. तो अब क्या इसमें दिक्कत आ रही बताओ। सेकंड ऑप्शन A is true but R is false. स्टेटमेंट सेकंड दिया है द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ओनली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम तो है, तो दोनों होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होगा। और तो पहला वाला तो सही है, इट इज एसेंशियल द नहीं ऑल द लाइन्स अवेलेबल इन द एमिशन स्पेक्ट्रम विल नॉट बी, हाँ ये सही लिखा है, विल नॉट बी अवेलेबल। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ए वाला सही है, बी वाला करेक्ट गलत है। अब क्वेश्चन दूसरा है, बिटवीन एनी टू गिवन एनर्जी लेवल द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ एमिशन ट्रांजिशन। सही है, ये तो सही है ना भाई। एब्जॉर्प्शन जो होगा 1 2 3 जितना उसमें सीरीज में होंगे, बिटवीन एनी टू गिवन एनर्जी लेवल, एनी टू में तो केवल एक ही होगा एब्जॉर्प्शन, और एमिशन भी अगर उन्हीं में होना है तो एक ही एमिशन भी होगा। लेकिन अगर ऑर्डिनरी एटम की बात करें तो बहुत सारे जब एनर्जी लेवल होंगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, एमिशन ज्यादा होगा। अब इनका स्टेटमेंट क्या है, बिटवीन एनी टू गिवन एनर्जी लेवल्स the number of absorption transition is always less than the number of emission transition। तो ये गलत हो गया। दूसरा, the absorption transition is one step process, it starts always from the ground level, whereas an emission spectrum may start from any higher energy level and end at the lower level। तो ये तो सही है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहला वाला में ही थोड़ा कंफ्यूजन दिया है, उन्होंने कहा बिटवीन टू लेवल, तो 2 ही लेवल अगर है तो जितना एब्जॉर्प्शन होगा वही एमिशन होगा, और लेवल अगर है तब तो अलग होंगे। हाँ, एमिशन इक्वल होगा जब 2 ही केवल हो,
अगर केवल 2 ही है तब तो इक्वल होगा। अब आगे पूछना है, बोलिए किसी को, कहीं और कोई दिक्कत है तो बताइए। ये टिप, हाँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होगा जब हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस एनर्जी अगर हाईएस्ट है तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हुआ, क्योंकि hc/λ कि नहीं, तो डेल्टा E इक्वल टू hc/λ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ मिनिमम होगा। किसमें? लाइमन में, बामन में, बामर में N2 क्या होगा? शॉर्टेस्ट का इंफिनिटी, N2 इक्वल टू इंफिनिटी। यहां देखो ना, ये यहां से यही हुआ बामर, तो ये एनर्जी लेवल, ये मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगा, और यहां से यहां तक मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है तो वेवलेंथ मिनिमम मिलेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, और हमने तो निकाला भी है रख करके, देख लो मैक्सिमम मिनिमम किसके लिए निकाला है। मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, हाँ N2 इक्वल टू 3 से स्टार्ट ही होगा जब बामर है ना, और वो लिखे भी तो देख लो, N2 इक्वल टू 3 के लिए लैम्डा मैक्स लिखा है 1/λ मैक्स। डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, और जब इंफिनिटी था तो डिफरेंस ज्यादा था ना, अरे यहां से यहां तक का है तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ स्मॉल हो जाएगा। हाँ, energy level A, B and C of the certain atom corresponding to increasing value of energy। ये सबसे कम है, EB सबसे ज्यादा, EC सबसे ज्यादा है, तो ऐसे फिगर बना लो ना पहले, ये देखो ऐसे 3 लाइन बना लो, A, B और C का, ये सबसे कम है तो यही है A, ये है B और ये है C, ये हो गया। तो ये सबसे कम है, EB उससे ज्यादा, EC सबसे ज्यादा। इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम C टू B। अब यहां से ये हुआ तो ये है लैम्डा 1, और B टू A है लैम्डा 2, और एंड C टू A लैम्डा 3 है, C टू A लैम्डा 3 है। अब ये इसमें ये कंडीशन है तो, लेकिन ये नहीं है कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस में क्या रिलेशन है कि नहीं, इन दोनों के उसमें क्या रिलेशन है ये नहीं दिया है। एटम में तो क्लियर रहता है कि ये डिफरेंस लार्ज रहता है और ये डिफरेंस उससे स्मॉल होता, तो अगर उसको मान के चले तो ये वेवलेंथ एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा हुआ, और ये उससे कम होगा और ये सबसे कम हो जाएगा लैम्डा 3 कि नहीं होगा। अगर जो ओरिजिनल होता है वो उसकी बात करोगे तो यही है। तो अब देख लो क्या दिया है,
इसमें कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो बीच वाला डिफरेंस नहीं दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? λ3 इक्वल टू λ1 प्लस λ2, तो λ1 प्लस λ2 इक्वल टू λ3 होगा ही। λ3 इक्वल टू λ1 प्लस λ2 तो होगा ही। क्यों नहीं मिल रहा है? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है। λ3 अर्थ λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। अब वो तो जब तक डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक वो नहीं निकाल सकते, मिड में तो आएगा ही, लेकिन वो λ3 लिखा है, मीन उसका नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन भी दिया है, नहीं, लेकिन ये कभी पूछा गया है क्या? किसमें? कब? ये नीट का है तो देखेंगे हम, वो और कुछ होगा तो हो सकता दिक्कत दिया है। अब बाकी डिफरेंस तो कुछ नहीं दिया है। λ3 1 by λ3 इक्वल टू 1 by λ1 प्लस 2 by λ2। नहीं, वो नहीं, चलो आएगा तो लगाएंगे ना। अब देखिए, इसमें है आपका न्यूक्लियाई का कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो दो हाइपोथेसिस था, पहले एक दोनों ही हाइपोथेसिस है, किसी का कोई प्रूफ उस समय नहीं आया था जब इसकी बात की गई थी कि ऐसा कुछ होगा। तो कंपोजिशन में जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, तो ये माना जाता था कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे? जितना उसका मास नंबर है, जितना मास नंबर होता है ए, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ए माइनस जेड ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ए माइनस जेड तो कितना आ जाता है? ये जेड आ जाता है। इतने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इतने ही अब सॉरी ए माइनस जेड इक्वल टू होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कहां? ऑर्बिट में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जेड। नंबर ऑफ टोटल प्रोटॉन कितने हैं? पहला जो हाइपोथेसिस था उसके अकॉर्डिंग अगर मास नंबर ए है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे टोटल। तो अगर मास नंबर 12 है तो 12 प्रोटॉन है। और अगर एटॉमिक नंबर जेड है तो उसमें
ए माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे कहां? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का कंपोजिशन जो फर्स्ट हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ टू पार्टिकल्स, नंबर वन प्रोटॉन, नंबर टू इलेक्ट्रॉन। तो फॉर द एटम ऑफ एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू कैपिटल ए एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज ए माइनस जेड। ये कितने इलेक्ट्रॉन आए न्यूक्लियस के अंदर और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं? वो ए माइनस जेड। इसका मतलब वो जेड है। कितना है? जेड। उतने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट हाइपोथेसिस था, इसको कहा गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस जो आया, अब इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, ये मेन बात था। इसको समझना ये था कि अगर न्यूक्लियस है तो इसमें ए प्रोटॉन है और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन है, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये है जेड। कितने इलेक्ट्रॉन है? जेड। तो इसीलिए वो बैलेंस रहता था। अब जो नया कंसेप्ट आया, अब हम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मानते थे, क्यों मानते थे? पहले बात तो ये समझिए, क्योंकि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसमें से बीटा डीके होता है। बीटा डीके क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये माना जाता था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उनका एमिशन होता है, कि नहीं? अल्फा बीटा डीके होते हैं तो ये माना जाता था कि ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। द रेडियो एक्टिविटी इज कंप्लीट न्यूक्लियर फिनोमेना। पूरे एटम से इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है कि स्टेबल न्यूक्लियस है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वही रेडियो एक्टिव होते हैं और वो कुछ डिसइंटीग्रेट, कुछ पार्टिकल का एमिशन करते हैं, यानी उनका सेल्फ डिसइंटीग्रेशन होता है। और वो स्टेबल न्यूक्लियस में ड्यू टू एमिशन डिफरेंट न्यूक्लियाई से होते हुए एट लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको कहा जाता है सीरीज। बहुत सारे अल्फा सीरीज, बीटा सीरीज ऐसे बनते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जब तक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुआ था तो ये माना जाता था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कैसे? जितना उसका मास नंबर है उतने प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। और ए माइनस जेड, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। ए माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर। तो डिफरेंस कितना हुआ? ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड कितना हुआ? इक्वल टू जेड। इतने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्योंकि जो न्यूक्लियस से बीटा डीके होता है उसमें जो एनर्जी रहती है केवल 2 से 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 2 to 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के भीतर है तो उसकी एनर्जी एटलीस्ट 125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, जबकि ये नहीं था। यानी न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो उसमें कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 125, अबाउट 125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं। तो इसलिए माना गया कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस। फिर दूसरा हाइपोथेसिस, जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ
तब दूसरी हाइपोथेसिस आई कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? जितना एटॉमिक नंबर है, मास नंबर नहीं, जितने एटॉमिक नंबर है। और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो फिर अगर प्रोटॉन है जेड के इक्वल न्यूक्लियस में, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस फिनोमिना को, यानी इस थीसिस को ही लोगों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन है दोनों, यानी दोनों फिनोमिना है, यानी दोनों माना जाता है हाइपोथेसिस, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस भी और प्रोटॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस। क्लियर हुआ? लिखो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, टू थ्योरीज आर टेकन, टू थ्योरीज आर टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ ए न्यूक्लियस। नंबर वन लिखो, पहला नंबर वन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। एक इसका कोई प्रूफ नहीं था, ये भी जान लीजिए, केवल हाइपोथेटिकल था ये। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। देखिए, इफ कैपिटल ए लिखेंगे, इफ ए बी द if A be the mass number of any atom and Z be the its atomic number, then nucleus of it would contain capital A number of protons, capital A number of protons and A minus Z number of electrons, number of electrons. Hence total positive charge on the nucleus will be, ये होगा, देखिए, A माइनस जेड। क्यों ऐसा होगा? A प्रोटॉन है लेकिन A माइनस जेड इलेक्ट्रॉन है, तो जब घटाएंगे तो वही तो नेट पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या आया? A माइनस A प्लस जेड, तो A और A कैंसिल हुआ, कितना आ गया? जेड। तो न्यूक्लियस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ये है एटॉमिक नंबर। पहले लिखो, hence Z number of electrons revolving around the nucleus
टू मेक इट न्यूट्रल, टू मेक इट न्यूट्रल, तभी तो न्यूट्रल बनेगा। जितने पॉजिटिव न्यूक्लियस पर उतना निगेटिव उसमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। बट दिस हाइपोथेसिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ड्यू टू सेवरल रीजन्स, उसके बहुत सारे कारण थे। ड्यू टू सेवरल रीजन्स। अब ऐसा क्यों कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस में? क्योंकि बीटा डीके न्यूक्लियस से होता है, बीटा डीके न्यूक्लियस से होता है इसलिए। सेकंड लिखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। अब ये बाद में थ्योरी हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी इसी को कहा गया, क्योंकि ये ट्रू रिजल्ट है तो ये अब हाइपोथेसिस नहीं रह गया, अब ये इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन की थ्योरी कहा गया। हाइपोथेसिस और थ्योरम में क्या डिफरेंस है? दोनों ही स्टेटमेंट रहते हैं, लेकिन अब हाइपोथेसिस का कोई प्रूफ नहीं होता है, बस रिजल्ट, और जो रिजल्ट मिले वो ट्रू होना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सारे रिजल्ट ऐसे आए जो ट्रू नहीं मिले। जैसे एनर्जी, न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 to 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है मैक्सिमम। तो इसलिए इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्टिकल नहीं है। और बहुत सारे रीजंस हैं। नेक्स्ट लिखिए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक, बाय जेम्स चैडविक in 1932, it was proposed that an atom of mass number capital A and atomic number Z would contain Z number of protons न्यूक्लियस लिखे हो ना इसके पहले, एक क्या लिखे पूरा, पढ़ो पूरा, नहीं पूरा शुरू से। After the discovery of neutron by James Chadwick in 1932, it was supposed that an atom of mass number A, atomic number Z, would contain नहीं would नहीं वो its nucleus would contains Z number of protons and A minus Z number of neutrons. A minus Z number of neutrons. Due to neutral particle, total positive charge on nucleus is equal to Z and is equal to Z.
and equal number of electrons revolving around it. Revolving around it. तो यही कंसेप्ट अब तक लिया गया है, अभी कोई और डेवलपमेंट इसमें नहीं। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जितने जेड है उसी के इक्वल प्रोटॉन होते हैं, और ए माइनस जेड ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। और तब इसका चार्ज कितना हुआ, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है और जेड कितने हैं, प्रोटॉन है। तो जितने प्रोटॉन है वही तो पॉजिटिव चार्ज है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो इसलिए पूरा एटम क्या रहता है, न्यूट्रल। हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इससे कोई सवाल बनेगा नहीं। अब आगे बाकी जो डिस्कस करेंगे उसमें इसी में आए, उसमें क्वेश्चन बनेंगे।